फिर मैं ही कहूँ। प्लीज थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। थैंक यू सर। दीपक, जी सर। ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है? जी सर। ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप? पोस्ट ग्रेजुएट सर। पॉलिटिकल साइंस से? जी सर। कहाँ से? और हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। अरे वाह, वेरी गुड। थोड़ी सी बात करें पॉलिटिकल साइंस पर हम लोग। जी सर। जैसे पोस्ट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आपको ऐसा लगता है कि सॉवरेनिटी इज एट स्टेक? सर कुछ चीज़ें बदली हैं, राज्य के पावर बदले हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस के प्रभाव बदले हैं उनके डेवलपमेंटल रोल्स में या इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेके या ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेके। पर मुझे नहीं लगता कि सॉवरेनिटी पे इस पे खतरा है पोस्ट ग्लोबल ऑर्डर में, क्योंकि राज्य के पावर्स अभी भी जो कोर पावर्स हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट को लेके या अपने सिटीजन्स के वेलफेयर को लेके या उनके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को लेके वो अभी भी वैसे ही हैं जैसे प्री ग्लोबलाइजेशन के ऑर्डर में थे। फिर इतना डिबेट क्यों होता है उस पर? सर इसमें कई सारे डिबेट हैं, जैसे स्केप्टिविस्ट तो संसद से देखते हैं और जो हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं वो कहते हैं कि पूरी तरह से बदला हुआ है। जो एक मिडिल पाथ अपनाते हैं वो कहते हैं कि कुछ एरियाज में ये बेहतर भी हुआ है और कुछ एरियाज में स्टेट का रोल वैसे ही है। तो डिबेट तो ये चलता रहता है। तो ऐसा लगता है कि स्टेट हैज रोल्ड बैक? नो सर, मुझे नहीं लगता स्टेट हैज रोल्ड बैक। कैसे, किस रोल में है स्टेट अभी? सर करंट इश्यूज देख लें, जैसे बीट वॉर इन यूक्रेन, तो वहाँ भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी काफ़ी सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं। लाइक रसिया का या यूरोपियन देशों का रसिया से इकोनॉमिक डिपेंडेंट या एनर्जी डिपेंडेंसी, बावजूद उसके ये वॉर चल रहे हैं तो स्टेट्स अपनी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी को लेके अपनी मतलब सॉवरेनिटी से कोई समझौता मुझे नहीं दिखता। ओके ओके। आप कैमूर के रहने वाले हैं ना? जी सर। हिली एरिया है वो? जी सर। हाँ? पर्टिकुलरली 50% हिली एंड 50% प्लेन। अच्छा, तो क्या फॉरेस्ट भी है वहाँ या? जी सर। नेकेड फॉरेस्ट है सर। ये विंध्या का लगभग लास्ट रेंज पड़ता है कैमूर और रोहतास में, तो 30-40%। विंध्या का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है? सर ये मध्य प्रदेश का वेस्टर्न एक्सटेंशन मुझे सर याद नहीं आ रहा है एक्यूरेट, और ईस्टर्न एक्सटेंशन ये रोहतास में है। हमारे कैमूर या रोहतास की पहाड़ी बोला जाता है उसे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पॉलिटिकल साइंस में आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा। जी सर। जो आर्टिकल 371 है, जी सर। जिसमें स्टेट्स के लिए हमने कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस कर रखे हैं। अगर मान लिया किसी स्टेट की टेरिटरी में कोई रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स मिलता है, सपोज ऑयल, जी तो वो किसके ओनरशिप में होगा, सेंटर के या उस स्टेट के? स्पेशली दोज स्टेट्स विच आर मेंशन्ड इन 371। सर रिसोर्सेज सेंटर के हक में होता है, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए हैं। ये कंट्री की ये ऐसी रिसोर्सेज हैं जो एक जगह हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं दूसरी जगह, या अनइवन डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकती हैं। तो आई थिंक ये स्टेट के फेवर में जाता है, स्टेट का अधिकार होता है उस पर। श्योर? जी सर। अच्छा, 371 वाले स्टेट्स का भी? सर इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, एक दो स्टेट्स के नाम बताइए जो 371 में है। सर नागालैंड, गुजरात, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, और सर बाकी मैं ज़्यादा रिकॉल अच्छा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होती हैं? सर स्पेशल कैट सर किस सेंस में, लाइक 371 और? नहीं, इन जनरल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का एक कॉन्सेप्ट है ना? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। बिहार में जो, जैसे अभी देश में एनर्जी ट्रांजिशन का बहुत जिस पर चर्चा बहुत हो रही है, जी बिहार में भी कुछ ऐसा एनर्जी ट्रांजिशन जैसा है या एनवायरनमेंट को लेकर कुछ ऐसी जी सर। खास काम किया जा रहा है? जी सर। बिहार में इसको लेके रिन्यूएबल एनर्जी को, खासकर सोलर एनर्जी, जो सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट्स हैं उन पे काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। लाइक मेरे अपने होम डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वहाँ पे एक दुर्गावती जलाशय है, वहाँ भी सोलर फ्लोटिंग प्लांट को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ टूरिज्म के साथ साथ, या दरभंगा में हो गए, ऐसे काफ़ी जगह पे बढ़ावा दिया जा रहा है सोलर प्लांट्स को। क्या टारगेट है सोलर पावर का बिहार में?
सर आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेटा राइट नाउ। ओके। दीपक, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करना चाहते जी सर। हैं। बिहार गवर्नमेंट का कोई भी एक अच्छा स्कीम बता सकते हैं जो सक्सेसफुल हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? सर ये मुझे 7 निश्चय के अंतर्गत ये आर्थिक हल युवाओं का बल, ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पिछले 6-7 सालों में ये लोन्स की रीइंबर्समेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं सर। और मेरा इसमें 2 पॉइंट है। जी। गवर्नमेंट अपना कोई भी स्कीम को जो इवैल्यूएट करती है, सक्सेस और नॉट सक्सेसफुल कैसे इवैल्यूएशन करते हैं? मुझे लगता है ये टारगेट हम कितना अचीव कर। लेकिन जो टारगेट को अचीव करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो कभी कभी देखा जाता है ग्राउंड में थोड़ा डिफरेंट है। सर ये कुछ ऐसी टारगेट्स हैं जो इमीडिएट रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं दे सकती हैं, और कुछ चीज़ें ग्राउंड लेवल पे जहाँ तक मैंने देखा है, मे बी मैं गो विद क्रिटिसिज्म साइड, बट मुझे लगता है कुछ चीज़ें कमी रह जाती हैं, उनको बेटर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये बताएं कि कंडक्ट रूल के बारे में आपने सुना है? जी जो क्या कंडक्ट रूल के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या क्या होता है? सर ये इलेक्शन को लेके या नहीं, कंडक्ट रूल्स सर्विस में? हाँ, सर्विस मैटर्स। सर कंडक्ट रूल्स, बट बेसिकली मुझे सर्विस का एक्सपीरियंस नहीं है, पर एज नॉर्मल मुझे लगता है कंडक्ट रूल वैसे रूल होते होंगे जो किसी एक पार्टिकुलर सर्विस के रूल बुक के अंडर आते होंगे, जिसके बियॉन्ड। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा है कि जो जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनका एक कंडक्ट रूल होता है, कोडिफाइड है, उसमें उनकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है। अब हम लोग अगर प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम इन्वायरमेंट की बात करें तो आप देखेंगे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? यू गॉट माय पॉइंट? कि जो ब्यूरोक्रेट हैं वो काम कर रहे हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी है एज पर द कंडक्ट रूल, लेकिन देखा जाए एक्चुअली तो ये ऑलमोस्ट अमेरिकन सिस्टम जैसा हो रहा है, जहाँ पे वो फ्री नहीं है कोई भी डिसीजन लेने को, डिसीजन कोई और ले रहा है। तो ये कंडक्ट रूल रेलेवेंट है, ठीक है, या चेंज होने की ज़रूरत है? सर सिस्टम एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है मुझे लगता है, और चीज़ें इवॉल्व होती हैं, होती रहनी चाहिए। उसमें चेंजेज, अगर कुछ कमियां हैं तो वो चेंजेज तो होती रहनी चाहिए। अगर कोई लूप हॉल हमें दिखता है कि यहाँ लूप हॉल है सिस्टम में जहाँ से मिसयूज हो सकती हैं चीज़ें, वहाँ हमें चेंज करने की ज़रूरत है। पर मुझे नहीं लगता कि लोग कहीं और से डायरेक्शन ले रहे हैं या अपने प्रति अकाउंटेबल नहीं है गवर्नमेंट का। आप बता सकते हैं कि मतलब आप एग्री नहीं करते हैं कि मतलब डिपेंड फ्री नहीं है? सर ये तो बता सकते हैं कौन कौन से जो फ्रीली डिसीजन ले सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स? कौन कौन से हैं नहीं, ब्यूरोक्रेट? कुछ आप एग्जांपल्स बता सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल एग्जांपल। पता है कि डे टू डे में हमको दिखता है कि ये ब्यूरोक्रेट का अपना डिसीजन था, कहीं से इंस्ट्रक्शन नहीं आया। सर हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि कहीं बाहर से इंस्ट्रक्शन आ गया, ऊपर से आ गया, बड़ा हमें हर जगह लोग बोलते हैं, कैजुअली बोलते हैं। तो आपको लगता है कि एक ब्यूरोक्रेट हर डिसीजन ऊपर से ले रहा है, मतलब कहीं से कहीं डायरेक्शन ले रहा है? मुझे नहीं लगता है। जैसे आपको आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या ऐसा देखा लगता है कि नहीं, ये तो डायरेक्टली उनका अपना डिसीजन है, उन्होंने जो ग्राउंड रियलिटी है उसके अकॉर्डिंगली ही टुक अ डिसीजन, जो एप्रोप्रिएट डिसीजन था? काफ़ी सारे सिचुएशंस आते हैं, क्योंकि मैं गांव में ही रहा हूं और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैंने फेस की हैं। हाँ, बताएं, एक एग्जांपल बताएं। पर सर लाइक कभी DYSP के यहाँ जाना हो, सर के यहाँ, या कभी BDO सर के यहाँ जाना हो, तो मैंने कई बार देखा है इन चीज़ों को, या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ जाना हो अपने गांव के रिलेटेड स्कूल्स को लेके, क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी इशूज ख़राब हैं। अभी हाल ही में हमने एप्लीकेशन भी दिया था अपने यहाँ परमानेंट हेड मास्टर सर की रिक्रूटमेंट के लेके, तो वहाँ काफ़ी चीज़ें निगलेक्ट होती हैं। पर मुझे लगता है कि सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और पर्सनल फैक्टर भी आते हैं, लाइक कितना हम उसमें अपने स्व को देख पाते हैं। अगर किसी डिसीजन में हम अपने स्व को देखें तो मुझे लगता है कि बाहरी किसी इन्फ्लुएंस की या बाहरी डिसीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम खुद से ही गलत कर बैठेंगे। और स्व को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि कोई डिसीजन लेने में किसी प्रभाव की मतलब हमें बाध्य नहीं कर सकता। बस एक क्वेश्चन कि आपका इंटरेक्शन काफ़ी रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से, वन गुड इनकाउंटर, वन बैड इनकाउंटर, एक अच्छा सा बताएं जो उसमें आपको ऐसा
अच्छा महसूस हुआ और ऐसा हुआ कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था? सर गांव की ही एक समस्या को लेके थी, ये मतलब छठ के टाइम पे। तो छठ के टाइम पे हमारा घाट एक ऐसा हो गया था जहाँ बच्चों के लिए काफ़ी डर था। वो घाट लगभग जिसको Unsafe। इरोजन बोलते हैं जी सर, अनसेफ। तो हमने पेट्रोलिंग के लिए हमारे यहाँ छठ में पुलिस की काफ़ी मदद ली जाती है। तो हम गए थे अपने थाने पे लोगों की टीम लेके, अपने दोस्तों की टीम लेके। तो हमें मदद की गई थी। लाइक वहाँ 1 महीने 20 दिन पहले हमारा एक छोटा सा मतलब उतरने चढ़ने का बना दिया गया था 20 दिन पहले। और सर बैड इनकाउंटर में मुझे याद आता है अपने भाई को लेके कुछ इशूज थे उसे पुलिस से रिलेटेड। तो मैं गया था अपने डिस्ट्रिक्ट के कप्तान के पास। तो शायद वो जल्दी में होंगे या कोई और वजह रही होगी, मैं अपनी इशूज समझा रहा था और मे बी वो जल्दी में हों या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हों। मुझे शायद सुनने को मिला कि तो हम यहाँ इतनी देर से आपकी ये सुनने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। ओके, चलो ठीक, ओके। Deepak, which year did you graduate or post-graduate? सर इन 2009 आई ग्रेजुएटेड, 2019 सॉरी, एंड 2021 आई पोस्ट ग्रेजुएटेड। अच्छा, तो ये जो अब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू हुए हैं एज पार्ट ऑफ नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप एज ए स्टूडेंट और मे बी इवन एज अ फैमिली मेंबर विथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड इन फ्यूचर किड्स सर मुझे लगता है टेकिंग ये लॉन्गर टू कंप्लीट ग्रेजुएशन? सर मुझे लगता है ये एक बेटर स्टेप है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ग्रेजुएशन और मास्टर्स में मैंने कंबाइंड देखी। लाइक मास्टर्स का जो फर्स्ट ईयर का हमारा सिलेबस था वो ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन से मैच करता है, मुझे लगता है मोर देन 50%। तो वो 1 ईयर का गैप हम उधर ना करके इधर लाके हम ग्रेजुएशन की मास्टर्स के 2 साल की डिग्री जो हमारा लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन लग रहा था वो भी बचा सकते हैं। और इसमें अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो मास्टर्स में की जानी चाहिए सेकेंड ईयर में, जैसे JNU में मिलती है, कुछ दोस्तों के देखे हैं हमने जो हमारे इंस्टीट्यूशन में उतनी बेहतर शायद नहीं मिली हमें। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें बेहतर हों कॉलेज के 4th ईयर में जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन JNU से किया? नो सर, मैंने अच्छा, दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ें प्री रिसर्च वर्क से रिलेटेड चीज़ें जो हमें 4th ईयर में मिले एक्सपोजर, तो मुझे लगता है कि ये बेटर ऑप्शन है सर। 4 ईयर की डिग्री हमें मास्टर्स की 2 साल एक्स्ट्रा हमें कट जाएंगे हमारे लाइफ के, और बेटर रिसर्च, जिन्हें रिसर्च की ओर जाना होगा वो रिसर्च में डायरेक्टली जा सकते हैं। एंड 4 ईयर और एक जो इंटरडिसिप्लिनरी पुश है, जैसे तो एक स्टूडेंट के तौर पर आप इसे क्या पाते हैं कि एक कहीं ना कहीं आपके एक्सपर्टीज़ का डाइल्यूशन के तौर पर पाते हैं, या आपको लगता है कि नहीं अच्छा है? नहीं सर, मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है वेरियस अदर फील्ड्स में एक्सपोज करने को खुद को, क्योंकि मैंने खुद इकोनॉमिक्स जो मेरी बैकग्राउंड नहीं रही थी, तो मैंने कॉलेज के 2nd और 3rd ईयर में मैंने इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत, 2nd ईयर में खासकर 3rd और 4th सेम में मैंने इकोनॉमिक्स चूज किया था जब मुझे ऑप्ट करने को मिला था। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सर्वे रिसर्च से रिलेटेड कुछ कोर्स थे या ह्यूमन राइट से रिलेटेड, तो मुझे लगता है वहाँ काफ़ी हमें डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिलती है सर। अच्छा, गांधी के संदर्भ में, और चूँकि आपने यू हैव पॉइंटेड हिम आउट एज द आइडॉल, तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस सुना है? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, सॉरी सर, ये मैं रिकॉल नहीं कर कुमारप्पा का नाम सुना है? नो सर। गांधी के जो इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो कि भारत में इंडिपेंडेंट इंडिया में अपनाया नहीं जा सका, उसके बारे में कुछ कहेंगे? सर गांधी जी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ही था, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। लाइक कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, जो हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देना, या फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो है। उससे आपको लगता है कि जो स्केल ऑफ कंजम्पशन है मॉडर्न सोसाइटी का, वो एड्रेस हो पाता? सर मुझे लगता है हो पाता, क्योंकि फिलहाल में MSMEs जो हैं वो हमारे देश के एक मेजर हिस्सा प्रोड्यूस कर रही हैं, या हमारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भी इवन, या कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो काफ़ी मेजर हिस्सा रोल कर रही हैं प्ले। एंड मुझे लगता है सर फिलहाल की जो कंजम्पशन पैटर्न है ग्लोबल मॉडर्न सोसाइटी की, वो भी कहीं ना कहीं फिर से कॉम्प्रोमाइज होती दिख रही है। जो हमारा जैसे मिशन लाइफ चला है अभी,
कि लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, तो मुझे लगता है उससे रोल बैक कुछ हद तक तो करना है। वर्ल्ड कैपिटलिस्ट ऑर्डर, जिस समय महात्मा गांधी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस की बात कर रहे थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो विलेज वे ऑफ लाइफ है, आर्टिजनल वाला विलेज के अंदर ही सब्ज्यूम, लगभग उसी समय द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट ऑर्डर वाज फेसिंग द मोस्ट फॉर्मिडेबल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑलमोस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला। तो आपको लगता है कि जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए आज से 100 साल पहले लगभग ये चैलेंज था, 1929, अभी हम लोग 2023 में हैं, इन 100 वर्षों में उसके बाद जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए या दूसरे तरह के क्राइसिस आए, उससे वर्ल्ड कैपिटलिस्ट ऑर्डर को कोई खतरा नहीं अब होता है। डू यू थिंक दैट इट हैज़ बिकम स्टेबल एंड इन थिंग, और अब इसको कोई नहीं सर, मुझे नहीं लगता डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि कैपिटलिज्म इनिशियल फॉर्म जो था उसका, जो स्टेट का मिनिमल इंटरफेरेंस इकोनॉमिक स्फेयर में, या फिर इकोनॉमिक स्फेयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्फेयर, तो उसमें काफ़ी चेंजेज आए। लाइक उस क्राइसिस के बाद मॉडर्न लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, जहाँ वेलफेयर स्टेट की धारणा आई। तो मुझे लगता है कैपिटलिज्म एक ओपन आइडियोलॉजी होने के चलते खुद में जो क्राइसिस आते हैं उसे टैकल करने के लिए कुछ चेंजेस ऐसे अपनाते रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये विन और मेरा सवाल ये है कि 1929 में कैपिटलिज्म वाज एज मच एन ऑप्शन एज वाज सोशलिज्म। जी सर। Socialism was also in its heyday, young days. Right? Over a period of time, socialism is gone as an option. Capitalism learned some hard lessons, introduced some changes, as I said, welfare state and so forth, and has got these survival kits. And it is using it well to ward off all the threats. Do you agree with it? सर चीज़ें बदल रही हैं, लाइक जैसे प्रोटेक्शनिज्म आ गया, अभी वर्ल्ड ट्रेड वॉर चल रहे हैं, या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज स्टेट्स अपना रही हैं, तो ये कैपिटलिज्म, कोर कैपिटलिज्म के का हिस्सा नहीं है ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ये छोड़ के सर्वाइव कर, बाकी आइडियोलॉजी के कंपैरिजन में ये सर्वाइव करने में थोड़ा ज़्यादा कैपेबल है। तो अच्छा, ठीक। थैंक यू दीपक। थैंक यू सर। सर आप एक्सप्लेन कर दें। Deepak, we found you to be good in terms of your domain expertise, political issues, या बाकी जो awareness level है वो आपका अच्छा है, लेकिन जो articulation है उसमें एक degree of finesse जो होनी चाहिए वो थोड़ी कम है, which is expected of you given your aspiration to become a bureaucrat and also your educational background which is good. तो ये जैसे you tend to delve into personal detailing, experiential, मैं गया, मेरे गांव में ये हुआ, ठीक है, to some extent it is right, लेकिन उसका ओवरडोज था, एटलीस्ट इस कन्वर्सेशन में उसका ओवरडोज था। एज अ ब्यूरोक्रेट यू आर सपोज टू बी लिटिल डिस्टेंट फ्रॉम दैट। तो वो जो एक फील आपको रेडिएट करना था उसमें कमी रही, अदरवाइज सब्जेक्ट मैटर वगैरह और समझ आपकी ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल मान लो पर्सनल दे दिया, सम एग्जांपल शुड बी फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव, है ना, जनरलाइज, ताकि ये अप्रोच पता चले कि यू हैव द आइडिया टू लुक एट और हैव द पेनिट्रेटिंग आइज टू सी द सोसाइटी एट लार्ज। उसमें उसको जस्टिफाई करने के लिए वी मे गिव वन और टू पर्सनल एग्जांपल्स, है ना। तो वो एक उसी चीज़ को थोड़ा जनरलाइज कर लो। हाँ, जो एग्जाम्पल पर्सनली दिया था पर्सनल लेवल से, उसी को थोड़ा एक जनरलाइज्ड टच दे दिया जाए तो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। बाकी जैसे दीपक आपको एक हमने लोडेड क्वेश्चन पूछा कि क्या ब्यूरोक्रेट इंडिपेंडेंट है, तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में
कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज है, कितनी आज़ादी चाहिए? बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट को कि आज़ादी क्या चाहिए? आज़ादी तो है ही, काम करने की आज़ादी है। तो एक नेगेटिव का क्वेश्चन पूछा था, एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको एक अच्छा सा आंसर देना चाहिए था। जी ये आपने आंसर ऐसा दिया जैसे उस साइंस वाला देता है और देता है, नॉट एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। यू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, यू अंडरस्टैंड क्या पॉलिटिक्स है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। आगे से ओवरऑल अच्छा क्या है। बताएं आप क्या? नहीं बिल्कुल, जैसे शुरू के इंटरेक्शन में सर के साथ जो आप कह रहे थे, तो जैसे ऐसा लगा कि थियरी और इस तरह एकेडमिक बातों को आप यू आर वेरी डिसमिसिव। हाँ, ये सब बातें की तो जाती हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, इट्स वन थिंग टू बी प्रैग्मेटिक एंड रियलिस्ट, बट इन आर्टिकुलेशन इन अ फॉर्मल सेटिंग लाइक दैट ऑफ इंटरव्यू, यू हैव टू बी लिटिल रिस्पेक्टफुल ऑफ हाँ, चाहे एकेडमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो। There are so many things we keep talking otherwise, but in a formal situation, you should not give this impression. So perhaps this is the difference between an academic interview and administrative. Administrative में तो वैसे हाँ वो भी हो सकता है। Administrative में you are required to be tight. You are required to be seen as very just and receptive to all ideas. तो वो एक सेंस रेडिएट नहीं होना चाहिए जो हो रहा था। कि ये सब बोला तो जाता है लेकिन ऐसा कुछ मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। So there are better ways of saying this. सर मेरी पर्सनालिटी जो है, जो मैंने बचपन से चीज़ें फेस की है, मुझे लगता है मेरे व्यक्तित्व में ज़्यादा आ रही हैं लाइक नेगेटिव चीज़ें। मतलब पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी हैं, पर मैंने जो फेस किया है मुझे लगता है मेरी दिक्कत ये है। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। जी सर, मतलब ऐसा है कि जब मैच्योरिटी आएगी देन यू रियलाइज कि देयर आर मेनी गुड थिंग्स होता है। तो वही बट आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, आप यही पढ़े हैं, आपने यही पढ़ा है। तो पब्लिक लाइफ कैसी होती है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप है, गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, तो आपको तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये तो कम से कम अभी तो मत सोचो कि मेरी पर्सनालिटी में बहुत निगेटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप वही ज्वाइन करने जा रहे हैं। व्हेन यू आर फेसिंग द बोर्ड, अंदर से ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये जैसे feeling मान लो अगर- सोवरेनिटी वाली जो बात कही थी मैंने, सब ने जो पॉइंट आउट किया कि एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेड है। जैसे अगर हम लोग ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो व्हाट एग्जैक्टली यूएन चार्टर सेज कि इंटरफेरेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है स्टेट्स के इंटरनल मैटर्स में, उसका एक हल्का सा टच चाहिए। हाँ, समझ गया। उसका एक हल्का सा टच चाहिए। सर एक्चुअली ये चीज़ें मेरे रिवीजन से अभी लंबी समय से वो हैं 9 से 10 महीने, तो मैं ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं कर पाया इन चीज़ों को। मुझे डर था कि मैं अगर थोड़ा सा टच देता हूँ तो मे बी डीप क्वेश्चंस कैन कम एंड आई मे नहीं तो गेट इससे खतरा और है कि मैं एक और क्वेश्चन पुट कर सकता था कि व्हाट अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, WTO का प्रेशर क्यों नहीं होता? जी सर। IMF का प्रेशर तो है ही। आप पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में पीजी हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट डीप क्वेश्चंस फ्रॉम बिल्कुल। ये तो आपका कोर कॉम्पिटेंस है, अभी, यू शुड एक्सेल। 7 से 8 दिन मेरा इंटरव्यू 19 को है। अभी प्री के भी चक्कर में मैं उतना कर नहीं पाया, 69th वाले के चक्कर में, तो मैंने 7 से 8 दिन रखा हुआ है PSI। आपको कुछ नहीं करना है, आपका थॉट प्रोसेस को थोड़ा अलाइन करना है। आपने वही पढ़ा है। एक इशू और है मेरे साथ कि मैं एलाबोरेट जैसे आंसर वाले स्टाइल में सर होने लगता है। लाइक जो 30 मिनट का हमारा 20 मिनट का आंसर राइटिंग स्टाइल मिलता है, मैं एलाबोरेशन वो शायद ज़्यादा करने लगता हूँ। जैसा आपने बोला कि आप जो प्रेजेंटेशन है, आपका आर्टिकुलेशन, वो इंटरव्यू के हिसाब से नहीं हो पाता सर मेरा। थोड़ा टाइट कीजिए उसको सर इसमें क्या कोशिश करूँ मैं? इसको। जैसे अगर आपकी समझ बढ़िया है ना, तो एक मैं बता रहा हूँ 1 मिनट का समय लेकर। जैसे इन्वर्टेड फनेल कीप होता है ना, जिससे तेल वगैरह डालते हैं, हाँ, उसको उल्टा कर कर रख दीजिए। तो शुरू कीजिए सबसे लार्जेस्ट एम्बिट से और पहले दूसरे सेंटेंस के बाद जीरो डाउन कर जाइए। इंटरव्यू का बेस्ट स्टाइल वही है कि पहला स्टेटमेंट जो है वो दैट शुड बी ब्रॉडेस्ट इनफ, और सेकंड थर्ड स्टेटमेंट में आप जीरो डाउन कर जा रहे हैं उस बात पर जिसको आप कहना चाहते हैं। अब जैसे सॉवरेनिटी पर सर ने क्वेश्चन किया, यस, सॉवरेनिटी एज अ कॉन्सेप्ट हैज़ कम अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड क्रिटिसिज्म। ये बिल्कुल। however What I feel. What your And then you substantiate. this is mark of a this is an answer with finesse.
ठीक है, ये कहना चाहते हैं। वैसे होता है ना कि ब्यूरोक्रेट शुड नॉट बी अननेसेसरी वोकल, जी सर, हाँ, वही शुड बी बात। टू द पॉइंट प्रिसाइज। प्रिसाइज, एंड दैट वाज माय प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, वी हैड टाइम तुम्हारे पास। तो कभी भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यू लुक फॉर द रेफरेंस एंड आंसर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें आप अपना जो डे टू डे एक्सपीरियंस है उसको मत रिलेट करें। तो आप फिर सर अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी भी जाए तो मैं अवॉइड करूँगा, जितनी ज़्यादा चीज़ें, पर्सनल चीज़ें मतलब बिल्कुल ही लगभग। आप स्ट्रेट अवे उस पर आ जाते हैं। पहले आप कोशिश कीजिए एक डिस्टेंस के साथ ट्रीट करना, उसके बाद देखिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूछ रहा है कि अपने पर्सनल ये से आप बताइए, तब आप बता सकते हैं, अदरवाइज। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चूंकि आपका सब्जेक्ट रहा है, तो ये सब चीज़ों की क्लैरिटी होनी पड़ेगी। अगर आप इतने नेगेटिव होकर सोचेंगे हाँ सर कुछ तो है नहीं तो क्या करें, फिर आ क्यों रहे हैं, फिर तो मत आइए इसमें। सर वो वन मोर थिंग, कल मैं अपने प्रोफेसर सर के यहाँ गया था एक, तो उन्होंने बोला कि पता नहीं ये चीज़ें इंटरव्यू के लिए कितना सही है, मुझे नहीं पता, मैं तो एकेडमिक में हूँ। तो उन्होंने बोला था कि सबसे पहले अगर कुछ इश्यूज हैं, लाइक अगर इश्यूज नहीं होंगी तब तो सोसाइटी परफेक्ट हो जाएगी, तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, बाकियों से पूछ लेना कि कितना उचित है नहीं उचित, पर किसी इश्यूज को अगर थोड़ी बहुत एक्नॉलेजमेंट नहीं दोगे तो फिर सुधार की गुंजाइश बचेगी नहीं किसी चीज़ में। तो सर क्या मैं इससे कैसे समझा नहीं, बैलेंस, क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे किस कोई इश्यूज हो गई सर, जैसे मतलब सर ने negative पूछा है, some जी, negative जी issues। सर, जी सर, हाँ तो है। तो हम It's a part of इसे life। कैसे एक्नॉलेज करें, क्योंकि उन्होंने बोला कि सोसाइटी इश्यूज हैं, सोसाइटी है, सोसाइटी में इश्यूज हैं, और सोसाइटी में है तो एडमिनिस्ट्रेशन में है, और अगर इश्यूज को आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है आप उसकी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। एक्नॉलेज करना एक बात, वही तो मैं बार बार कर, एक्नॉलेज करना एक बात होता है, लेकिन एक्नॉलेज कर कर उसी से सारा Way out। जो हाँ आपका एक्सपीरियंशियल जो जी सर, ये रहा उसे है, साइडलाइन, उससे आपने वर्ल्ड व्यू बना लिया। दैट्स रॉन्ग, दैट्स कॉल्ड पेरोकियलिज्म। सर इसे बैलेंस कैसे करूं, लाइक बताया तो इन्वर्टेड फनल, ब्रॉडर सबसे पर्सपेक्टिव पहले। ब्रॉड स्टेटमेंट दीजिए, उसके बाद अपने ये पर हाउएवर सॉल्यूशन ओरिएंटेड या जो सर मेरी हॉबी में मैंने भोजपुरी संगीत सुनना लिखा है, या बहुत अच्छी बात है। तो सर इससे तो आप- किस तरह के क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट आप कर सकता हूं? संस्कृति और कला संस्कृति पे आप एक्सपेक्ट करें, आप पॉलिटिक का उसका जवाब देते हैं। वल्गैरिटी पर वल्गैरिटी तैयार तो मिलते कीजिए, यार, ठीक है। वल्गैरिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इट मींस टू बी वल्गर, ब्रॉडेस्ट सेंस में क्या होता है बताओ। सर वल्गर जिसमें वुमेन मॉडेस्टी हो गई। टू बी वल्गर इज टू बी वेरी डायरेक्ट एंड क्रूड। न्यूडिटी इज वल्गर, सेंसुअलिटी इज फिनिस। राम गोपाल वर्मा इज वल्गर, संजय लीला भंसाली इज सेंसुअल। समझ गए? जी सर, समझ जाओ। सर कहने लेकिन का ऐसा है, आप नेट पे गुड वर्क डन बाय द ब्यूरोक्रेट देखिए, भरे हजार इंस्टेंस, उसमें से कुछ बताइए कि देखिए ऐसा क्या करने को बहुत सर कुछ है। काफ़ी गुड वर्क के हैं एक्सपीरियंस। उसको बताएं, रिलेट करें, बी पॉजिटिव इन योर सर एक थिंकिंग। क्वेश्चन जो मैं बाहर पता नहीं कहाँ पूछूंगा सर, ये गवर्नमेंट एजेंसीज को कैसे अभी डिफेंड करें बहुत ज़्यादा? आपको किसने- किसने कहा क्योंकि- डिफेंड किया? आपको ये टास्क किसने दिया आपको? सर दीज आर considered as independent agencies, so we are expected to at least not going against them biasly. सर तुमने सॉवरेनिटी को कैसे डिफेंड किया? सर थ्योरी किया से ना? लाइक 3 थ्योरीज हैं। क्या ना कि बहुत बातें होती है, लेकिन अंतोगत्वा सॉवरेनिटी इंटैक्ट है और इसका कोई अभी ऑल्टरनेटिव नहीं है। स्टेट सिस्टम का, स्टेट मशीनरी का कोई अगर ऑल्टरनेटिव पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड या पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड अभी तक दे पाता तो उसकी बात करते। अभी भी स्टेट एपरेटस जो है दैट इज़ दी मोस्ट प्राइम एपरेटस। और सर ने जैसे बोला कॉन्स्टिट्यूशनल रूल वगैरह का सहारा मैं ले सकता आपको क्या है, आपने 3-4 मित्रों के साथ बैठ के आपको कन्वर्सेशन करने की जरूरत है। आपके जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको निकाल दीजिए, बात कीजिए। हूँ। थैंक यू सर, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।